AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी YouTube के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा। आज हम लोग अपने सब्जेक्ट एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल के अंदर में यूनिट 2 पे डिस्कस करेंगे। ये वीडियो वन शॉट रहने वाला है, यानी कि एक ही वीडियो में पूरी यूनिट कंप्लीट डिस्कस करेंगे हम लोग। इससे पहले हम लोगों ने यूनिट 1 पे कंप्लीट वन शॉट देख चुके हैं। अब यूनिट 2 की बारी है। यूनिट 1 में हमने जाना था बेसिक्स अबाउट ऑफ एयर पॉल्यूशन। इसके बाद जो यूनिट 2 में रहने वाला है, इसका मैं छोटा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ। इसमें थोड़ा सा डीप टर्म्स के बारे में हम जानेंगे, जैसे कि एयर पॉल्यूशन केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। इसके अलावा डिस्पर्सन जानेंगे, छोटे छोटे डीपर टर्म्स के बारे में जानेंगे जो कि एयर पॉल्यूशन से ही रिलेटेड होगा। तो हम अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं, इस यूनिट को। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम हमारे प्लेटफॉर्म पे, यूनिक सीरीज के प्लेटफॉर्म पे सिविल इंजीनियरिंग या फिर अदर ब्रांचेस से रिलेटेड सारे कोर्सेज अवेलेबल है। आप इस कोड को यूज़ करके एक अच्छा डिस्काउंट पा सकते हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक रहने वाला है हमारे यूनिट 2 के सिलेबस में, डेट इज़ कॉल्ड एयर पॉल्यूशन केमिस्ट्री। ओके, तो हम जानते हैं कि एयर पॉल्यूशन केमिस्ट्री कहते किसे। मैंने यूनिट 1 में आपको बताया कि एयर पॉल्यूटेंट्स जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट, एक होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो एयर पॉल्यूशन केमिस्ट्री बेसिकली होता क्या है? तो एयर पॉल्यूशन केमिस्ट्री जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में कन्वर्जन होता है, दैट इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन केमिस्ट्री। और इसके अलावा एयर पॉल्यूशन, प्रेजेंस ऑफ एयर पॉल्यूशन के बारे में जानते हैं कि प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस होता है, जैसे कि गैस, पार्टिकल्स, वेपर, फ्यूम। ये सब एयर पॉल्यूशन है जो कि एटमॉस्फेयर में लिमिट से ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो दैट इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। तो दीज पॉल्यूटेंट और ऑरिजिनेट नेचुरल सोर्स, ये नेचुरल सोर्स से ओरिजिन होता है या फिर मैन मेड सोर्स से डेवलप होता है। तो केमिस्ट्री ऑफ एयर पॉल्यूशन डील्स विथ केमिकल नेचर एंड रिएक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर। ये डिफिनेशन आपका मेन है, ठीक है। एयर पॉल्यूशन केमिस्ट्री क्या कह रहा है? पहले मैंने आपको बताया कि एयर पॉल्यूशन केमिस्ट्री क्या होता है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, डेट इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन केमिस्ट्री। इसके अलावा एयर पॉल्यूशन केमिस्ट्री डील करता है, यानी कि इसके अंदर हम स्टडी करते हैं केमिकल नेचर ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स। उसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है बिटवीन प्राइमरी पॉल्यूटेंट टू सेकेंडरी पॉल्यूटेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन प्राइमरी पॉल्यूटेंट टू सेकेंडरी पॉल्यूशन, ये सब कुछ हम स्टडी करते हैं अंडर द एयर पॉल्यूशन केमिस्ट्री। ठीक है, क्लियर है एयर पॉल्यूशन केमिस्ट्री? तो जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट किसे कहते हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट बेसिकली उसे कहते हैं जो किसी सोर्स से रिलीज होकर के डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में एग्जिट करता है, डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होता है, ठीक है। इसमें आता है CO हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, एंड VOC वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, एंड साथ में पर्टिकुलेट मैटर। ये सारे कुछ मेजर एग्जांपल्स है पर्टिकुलेट प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स का। उसी तरह सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है आपका ऐसे पॉल्यूटेंट जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट के हेल्प से बनता है, ठीक है। these pollutant from in the atmosphere when primary pollutant react with each other, ठीक है। जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट किसी अदर कंटामिनेंट से, एटमॉस्फेरिक कंटामिनेंट या एटमॉस्फेरिक कंपोजिट से रिएक्ट करता है, देन जो फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। जैसे कि ओजोन क्या होता है कि O2 प्लस जब O मिलता है, जब ऑक्सीजन के सिंगल कंपाउंड से मिलता है, तब ओजोन बनता है, O3 बनता है। तो ये क्या हो रहा है कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट एटमॉस्फेयर के अदर कंटामिनेंट से मिलकर के एक थर्ड कंटामिनेंट फॉर्म कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ओजोन, ठीक है। तो ये एग्जांपल है आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का। अ मेजर कंपोनेंट ऑफ स्मोक जैसे NOx, VOC प्रेजेंट इन सनलाइट। एसिड रैन भी आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ओजोन हो गया, एसिड रैन हो गया, स्मोक फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, फोटोकेमिकल स्मोक, ये भी आपका सेकेंडरी ही पॉल्यूटेंट है,
ठीक है, रेडिकल केमिस्ट्री के थ्रू ये सब कुछ होता है। तो ये आपका, मैं बस प्राइमरी पॉल्यूटेंट सेकेंडरी पॉल्यूटेंट आपका यूनिट 1 में मेन है, यहाँ पे मैं बस एक बैकग्राउंड बनाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो होता है जो डायरेक्टली किसी सोर्स से इमिट होकर के एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली जाता है, बट सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो होता है जो किसी प्राइमरी पॉल्यूटेंट के हेल्प से एटमॉस्फेरिक कंपाउंड से रिएक्ट करके वो बनता है। ठीक है, क्लियर है दोनों। अब हम बात करते हैं, जो यहाँ पे मैं आपको बताया था कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के अंदर में एसिड रैन आता है। तो अब जानते हैं कि एसिड रैन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। ठीक है, एसिड रैन और फॉर्मेशन ऑफ एसिड रैन करके आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। व्हाट इज एसिड रैन एंड फॉर्मेशन ऑफ एसिड रैन। फॉर्मेशन ऑफ एसिड रैन यानी कि एसिड रैन बनता कैसे। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने से पहले थोड़ा सा आपको इमेज के थ्रू समझा देता हूँ ताकि आप अच्छे से इमेज बना सकें। ये देखिए, बादल है। अब बादल में जैसे ही बादल का वेट बढ़ता है, जब वाटर के ड्रॉपलेट्स एक जगह इकट्ठा होने के बाद ओवर वेटेड हो जाते हैं, तो वो ड्रॉपलेट्स नीचे की ओर गिरने लगता है। ठीक है, तो सपोज दैट ये बादल, ये बारिश नीचे की ओर गिर रहा है। अब ये गिरने वक्त ये जो एटमॉस्फेयर है, आसमान है, खुला आसमान है, उससे पास करेगा। और उसमें क्या है कि ऑलरेडी प्रेजेंट है एयर पॉल्यूशन, जैसे कि एयर पॉल्यूटेंट्स SO2 हो गया, NO2 हो गया, SO2, NOx, ये सब जो इंडस्ट्रियल इमिशन से, व्हीकल से सब जनरेट होकर के हमारे एटमॉस्फेयर में ही तो जा रहा है। तो अब वाटर के ड्रॉपलेट्स जो बारिश से नीचे आ रहा है और ये हार्मफुल गैसेज, ये दोनों मिल करके रिएक्ट करके एक थर्ड कंपोजिट फॉर्म करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड एसिड रेन। ठीक है, ये जो गैसेज है ये एसिडिक नेचर का होता है, और बारिश की बूंद, ये दोनों मिलकर के एसिड रैन बना देता है। अब ये रैन जो आपका अर्थ पे गिरेगा तो वो कहलाएगा आपका एसिड रैन। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखिए, एसिड रैन फॉर्म्स व्हेन एटमॉस्फेरिक सल्फर डाइऑक्साइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx रिएक्ट करेगा किससे, पानी से, ऑक्सीजन से एंड अदर केमिकल टू प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ये रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाता है। ठीक है, जो कि एसिड रेन कहलाता है। दिस एसिड देन मिक्स विथ वाटर इन द एटमॉस्फेयर एंड फॉल टू द अर्थ। ठीक है, रेन बारिश की तरह, स्नो फॉग की तरह, ड्राई डिपोजिशन की तरह हमारे अर्थ पे ये गिरता है, जिसकी वजह से लोअरिंग द pH ऑफ नॉर्मल प्रेसिपिटेशन, जिसकी वजह से pH वैल्यू कम जाता है, आपका वो एसिडिक नेचर का हो जाता है। एसिडिक एंड बेसिक नेचर आप जानते हैं, pH वैल्यू पे से डिवाइड करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी particularly the burning of fossil fuel are primary source of SO2 and NOx। जो SO2 और NOx के वजह से ही तो एसिड रेन बन रहा है ना। तो ये दोनों कैसे जनरेट होता है, तो फोसाइल फ्यूल को जब बर्न करते हैं तो ये जनरेट होता है। तो ये आपका कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, थ्योरी टाइप के हैं, जो आपको लिखना चाहिए। वैसे आपको अगर ये इमेज के थ्रू अगर कहानी क्लियर है तो आप खुद से बना करके इसको लिख सकते हो, और थ्योरी में अच्छा वही माना जाता है जब इसे आप खुद से बना करके आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो एसिड रेन आपको क्लियर है। अब हम जानेंगे कि इफेक्ट ऑफ एसिड एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन का क्या क्या इफेक्ट है। ठीक है, तो जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पे हो गया, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या क्या इफेक्ट था मैं आपको यूनिट 1 में बताया। अस्थमा जैसी बीमारी हो सकती है, बोरोनोचिट जैसी बीमारी हो सकती है, लंग कैंसर हो सकता है, COPD ये सब बीमारी हो सकती है। वही अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे बात करें तो यानी कि हार्ट से रिलेटेड, तो वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक्स, एक बैक से आपको हार्ट में बहुत पेन फील होने लग सकता है। ये कुछ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड बीमारी हो सकती है। नर्वस सिस्टम से अगर बात करें तो मेमोरी लॉस हो सकती है, एंजाइटी, आपको डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब फील होने लगेगा। ठीक है, आई स्किन से रिलेटेड बात करें तो आपका स्किन एलर्जी हो सकता है। ठीक है, कंजुक्टिव्स हो सकता है। तो ये सब कुछ बीमारी आपको देखने को मिल सकता है बाई एयर पॉल्यूशन। चिल्ड्रेन बात करें, बच्चों में क्या हो सकता है, या प्रेग्नेंट वोमेन में क्या हो सकता है, तो लो बर्थ वेट ये बच्चों में देखने को मिल सकता है। प्री मेच्योर बर्थ हो सकता है, लंग डेवलप होने में प्रॉब्लम होगी, बच्चों छोटे बेबी बॉर्न में लंग मेच्योर होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये कुछ इफेक्ट था आपका एयर पॉल्यूशन का। इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये एक पार्ट है जस्ट यूनिट 2 का। यूनिट 1 में इसमें डिटेल में था, तो मैंने यूनिट 1 में काफ़ी डिटेल में सब पे बता चुका हूँ। तो यहाँ पे एक बस कवर करना था, तो इसलिए मैंने इसे मेंशन कर दिया यहाँ पे। आप इसे डिटेल में यहाँ पे पढ़ करके और इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ से यूनिट 2 का मेन टॉपिक शुरू होने वाला है, इंपॉर्टेंट मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर अफेक्टिंग एयर पॉल्यूशन। ठीक है, एयर पॉल्यूशन जो हम इतने देर से पढ़ रहे हैं उसको इफेक्ट करने वाले कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं। ठीक है, इस पे हमें पढ़ना है हमारे यूनिट 2 में।
तो उसमें आता है आपका विंड वेलोसिटी एंड डायरेक्शन, फिर नेक्स्ट आएगा आपको एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, फिर आएगा टेम्परेचर लैप्स रेट एंड देन टेम्परेचर इन्वर्जन, फिर आपका मिक्सिंग हाइट आता है, फिर आपका सोलर रेडिएशन आता है एंड देन ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको अभी आने वाले स्लाइड्स में आप पढ़ेंगे और यही यूनिट 2 का मेजर टॉपिक्स रहने वाला है। ठीक है, वन बाय वन हम सब पे डिस्कस करेंगे। ये सारे क्या है, मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर जो कि इफेक्ट करता है एयर पॉल्यूशन को। क्लियर है? तो आइए कुछ और इसके एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं कि मेट्रोलॉजिकल जो पैरामीटर्स है उसकी क्या क्या एप्लीकेशन है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में। तो अगर हम मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर यानी कि ये सब चीज़ों को डिटेल में स्टडी और एनालिसिस करेंगे तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं एयर पोल्यूशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम इशू आने वाले फ्यूचर में होगा उसको हम प्रिडिक्ट करके एक पोल्यूशन अलर्ट जारी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम पता कर सकते हैं कि कल बहुत ज़्यादा थंडरॉम्स चलेगा, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हवाएं चलेगी, जो प्रिडिक्शन हमें मिलता है कि आने वाले वक्त में कितना AQI रहेगा, तो वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स। स्टिक हाइट डिजाइन, जो स्टिक हाइट होता है, जैसे कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में चिमनी होता है, चिमनी का ये जो हाइट होता है ना, दिस हाइट इज कॉल्ड स्टिक हाइट। ठीक है, इसे हम स्टिक हाइट बोलते हैं। तो इसको डिजाइन करने में हमें इसकी हेल्प मिलती है, डिस्पर्सन मॉडल बनाने में। ठीक है, अर्बन प्लानिंग कंसिडरेशन, विंड डायरेक्शन टोपोग्राफी बनाने में हमें हेल्प मिलती है, एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स ड्यूरिंग एक्सीडेंट रिलीज टॉक्सिक गैस। ये कुछ आपकी एप्लीकेशन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डिस्पर्सन ऑफ एयर पॉल्यूशन क्या है, एयर पॉल्यूशन कैसे डिस्पर्स करता है फ्रॉम द सोर्स टू देयर मीडियम। तो डिस्पर्सन ऑफ एयर पॉल्यूशन इसका मतलब होता है सेपरेशन, स्प्रेडिंग एंड डाइल्यूशन ऑफ पॉल्यूटेंट। ये आप ध्यान रखिए, डिस्पर्सन ऑफ एयर पॉल्यूशन का मतलब होता है स्प्रेडिंग, यानी कि जो एयर पॉल्यूशन है वो कैसे एटमॉस्फेयर में फैलेगा, स्प्रेड करेगा कैसे, या फिर कैसे वो डाइल्यूट करेगा एटमॉस्फेयर में, इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, आफ्टर बीइंग इमिटेड फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, डिस्पर्सन का मतलब होता है कि किसी सोर्स से एयर पॉल्यूशन निकल करके आपके एटमॉस्फेयर में कैसे मिक्स करेगा, स्प्रेड करेगा, कैसे मिक्स करेगा या फिर कैसे डाइल्यूट करेगा एटमॉस्फेयर में। तो इसी को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ एयर पॉल्यूशन। इट इज़ मेनली गवर्न बाय मेट्रोलॉजिकल कंडीशन। ये जो डिस्पर्सन है वो मेनली किसी से गवर्न होता है, मेट्रोलॉजिकल कंडीशन। और इसके अंदर क्या क्या आता है आपका, विंड स्टेबिलिटी, इन्वर्जन, मिक्सिंग हाइट एंड सोर्स कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि जो सोर्स जहाँ से जनरेट हो रहा है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि स्टिक हाइट हो गया, मैं आपको बताया, एंड इमिशन रेट, किस इमिशन से रिलीज हो रहा है, कितने स्पीड से रिलीज हो रहा है। इफेक्टिव डिस्पर्सन रिड्यूस पॉल्यूशन कंसंट्रेशन। अगर बहुत अच्छा डिस्पर्सन है हमारे एटमॉस्फेयर में तो पॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कम कर देगा। अब ये देखिए कैसे, मान लीजिए कि यहाँ से इस सोर्स से एयर पॉल्यूशन निकल रहा है और यहाँ पे आकर के अच्छा डिस्पर्सन हो रहा है। अच्छा डिस्पर्सन हो रहा मतलब कि एटमॉस्फेयर में बहुत जल्दी फैल जा रहा है। और अगर बुरा अच्छा डिस्पर्सन नहीं हो रहा है, इफेक्टिव डिस्पर्सन नहीं हो रहा, तो फिर वहीं पे कंसंट्रेटेड रहेगा। तो अच्छा डिस्पर्सन मतलब कि इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। वाइल पुअर डिस्पर्सन लीड टू स्मोक एंड हेल्थ हैजर्ड्स, जहाँ पुअर डिस्पर्सन जो आपका हेल्थ हैजर्ड्स क्रिएट कर सकता है और स्मोक फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तो डिस्पर्सन आप समझ गए, किसी सोर्स से एयर पॉल्यूशन इमिट करके जब वो एटमॉस्फेयर में फैलता है या उसमें डाइल्यूट होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करता है डिस्पर्सन को। आप अगर डिस्पर्सन समझ गए हैं तो ये फैक्टर भी बहुत इजीली समझ जाएंगे। तो कुछ फैक्टर्स मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, जैसे कि विंड वेलोसिटी एंड डायरेक्शन, यानी कि सॉरी, इस सोर्स से ये एटमॉस्फेयर में धुआं निकल रहा है, तो ये एटमॉस्फेयर में कितने स्पीड से हवा की वेलोसिटी कितनी है और हवा की डायरेक्शन क्या है, इस चीज़ पर डिपेंड करेगा। अब जैसे कि सपोज दैट इस साइड से हवा चल रहा है तो यहाँ से निकलने वाले धुआं को इस साइड की ओर लेके आ जाएगा। अगर वही अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो धुआं को अपोजिट डायरेक्शन में लेके आएगा, तो इस तरह से डायरेक्शन इफेक्ट करेगा। विंड वेलोसिटी, कितने तेज से हवा चल रही है, अगर धीमा हवा चलेगी तो छोटे एरिया में ही उसको कंसंट्रेटेड करा देगा, छोटे एरिया में फैला पाएगा। वहीं अगर तेज हवा चलेगी तो बहुत दूर तक फैला देगा। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, विंड स्पीड डिटरमाइंस द रेट ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के रेट को डिटरमाइन करता है हाई स्पीड डिस्पर्सन पॉल्यूशन फास्टर। वहीं विंड डायरेक्शन आपका डिसाइड करता है वेयर पॉल्यूशन विल ट्रेवल, किस डायरेक्शन में आपका पॉल्यूटेंट्स ट्रेवल करेगा, प्लूम की मूवमेंट को डिसाइड करता है। क्लियर है पहला।
दूसरा आपका है एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी। एटमॉस्फेयर तीन तरह की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, एक होता है स्टेबल कंडीशन, एक होता है अनस्टेबल कंडीशन एंड तीसरा होता है न्यूट्रल स्टेबिलिटी। तो स्टेबल एटमॉस्फेयर में सुप्रेस वर्टिकल मिक्सिंग होती है। ठीक है, आप आने वाली यूनिट में जो प्लूम बिहेवियर अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आप डिटेल में इसे समझ जाएंगे कि वर्टिकल मिक्सिंग क्या होता है। यहाँ पे नॉर्मली जब किसी स्टेज से एयर पॉल्यूटेंट्स रिलीज होता है तो वर्टिकली जब वो अप जा करके एटमॉस्फेयर में मिक्स होता है तो दैट इज कॉल्ड वर्टिकल मिक्सिंग। तो पॉल्यूटेंट्स रिमेन नियर द ग्राउंड, इसकी वजह से क्या होगा कि जो पॉल्यूटेंट्स है वो ग्राउंड के आसपास ही रहेगा, तो ये बहुत अच्छा कंडीशन नहीं माना जाता है। सेकेंड आपका अनस्टेबल एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कैसा है? अनस्टेबल है, प्रमोट वर्टिकल मोशन, जहाँ और अनस्टेबल एटमॉस्फेयर में बेटर डाइल्यूशन होता है, तो इसे एक अच्छा कंडीशन माना जाता है। बेटर डाइल्यूशन यानी कि अच्छे से स्प्रेड होकर के बहुत जल्दी कंसंट्रेशन लेवल को कम कर देगा। थर्ड है आपका न्यूट्रल स्टेबिलिटी, इसको मॉडरेट डिस्पर्सन बोलते हैं। तो सबसे अच्छा होता है आपका अनस्टेबल कंडीशन, उसके बाद आपका न्यूट्रल एंड सबसे बेकार माना जाता है स्टेबल कंडीशन को, स्टेबल एटमॉस्फेयर को। तो दोनों क्लियर है। तीसरा आपका टेम्परेचर लैप्स रेट। टेम्परेचर लैप्स रेट का मतलब होता है कि कितना स्पीड से आप ग्राउंड से ऊपर गए और किस रेशियो से आपकी टेम्परेचर कम रही है, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर लैप्स रेट। नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट क्या होता है कि 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कमेगा जब आप ग्राउंड सरफेस से 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे। मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे ग्राउंड सरफेस है, यहाँ से आप अगर 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं आसमान की ओर एटमॉस्फेयर में 1 किलोमीटर, तो इतना में कितना कमेगा आपका 6.5 डिग्री टेम्परेचर फॉर वर्टिकल मिक्सिंग। ठीक है। इन्वर्जन ट्रैप्स पॉल्यूटेंट्स नियर द ग्राउंड एंड प्रिवेंट डिस्पर्सन। तो ये आपका टेम्परेचर लैप्स रेट ये होता है। तो ये 3 फैक्टर है जो कि मेन इफेक्ट करता है। और भी है, जैसे कि मिक्सिंग हाइट हो गया। मिक्सिंग हाइट यानी कि जो ये देखिए ये एक स्टिक है, तो स्टिक में देखिए इतना हाइट पर जाकर के ये एटमॉस्फेयर में मिक्स कर रहा है, तो ये आपका मिक्सिंग हाइट हो गया। तो जितना ज़्यादा ऊपर जाकर के मिक्सिंग हाइट होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा डाइल्यूशन और डिस्पर्सन होगा। तो डिफाइन वर्टिकल डिस्टेंस, ये देखिए वर्टिकल डिस्टेंस अप टू विच पॉल्यूटेंट्स कैन डिस्पर्स, जहाँ पर आपका पॉल्यूटेंट्स डिस्पर्स हो रहा मिक्स कर रहा है, तो वो डिस्टेंस कहलाता है मिक्सिंग हाइट। तो लो मिक्सिंग हाइट, अगर इसकी हाइट कम होगी तो क्या होगा कि वहाँ पे कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। वहीं अगर मिक्सिंग हाइट ज़्यादा होगी तो कंसंट्रेशन, जैसे अगर मिक्सिंग हाइट कम होता तो कंसंट्रेशन लेवल, गिव मी 1 सेकेंड, हाँ, अगर मिक्सिंग हाइट कम होगी तो आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई रहेगा। समझ रहे हैं आप? अगर मान लेते कि ये ग्राउंड है और इतना ही दूर पे आकर के आप रिलीज कर दे रहे हैं तो इसी लेवल में वो मिक्सिंग रहेगा। वहीं अगर मिक्सिंग हाइट ज़्यादा रहेगी, इतना रहेगा, तो ये आपका बड़े एरिया में फैलेगा। तो अगर मिक्सिंग हाइट ज़्यादा रहेगा तो बेटर डिस्पर्सन होगा। इस तरह से मिक्सिंग हाइट भी आपको इफेक्ट करता है डिस्पर्सन को। नेक्स्ट आपका ट्रोपोग्राफी। ट्रोपोग्राफी यानी कि जो आपका ग्राउंड है, तो ग्राउंड हमेशा इवन नहीं है, कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे डाउन है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ऊंचा है, तो इस तरह से है। तो ट्रोपोग्राफी वही होता है। तो वैली, माउंटेन एंड अर्बन हीट आइसलैंड इन्फ्लुएंस लोकल डिस्पर्सन। ठीक है। वैली ऑफ अ ट्रैप, वैली जो होता है तो वो आपको पॉल्यूटेंट्स को ट्रैप कर लेता है ड्यू टू नाइट टाइम इन्वर्जन की वजह से पॉल्यूटेंट को ट्रैप कर लेता है। ठीक है। तो ये 5 फैक्टर है जो कि डिस्पर्सन को इफेक्ट करता है। डिस्पर्सन क्लियर है, उसके फैक्टर्स आपको क्लियर है। अब हम बात करेंगे कि डिस्पर्सन को स्टडी करने की क्या क्या क्यों हम करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। वाई वी स्टडी डिस्पर्सन, वाई वी स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पर्सन। तो उसके पीछे कुछ रीजन्स हैं। तो इसका जो मेन रीजन है, ये हेल्प करता है आपको स्टिक हाइट डिजाइन करने में। स्टिक हाइट मैं आपको बताया हूँ, ये जो है यहाँ से यहाँ तक की जहाँ पे आपको पॉल्यूट एटमॉस्फेयर में मिल रहा है, तो डेट इज कॉल्ड स्टिक हाइट। तो इसको हम पता कर सकते हैं कि वहाँ पे कितना कंसंट्रेशन लेवल है, तो उस हिसाब से हम स्टिक हाइट है उसकी हाइट को डिसाइड कर सकते हैं। तो वो स्टिक हाइट डिजाइन करने में इसकी हेल्प मिलती है फॉर इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट आपका यूजफुल इन पॉल्यूशन फोरकास्टिंग, पॉल्यूशन प्रेडिक्ट करने के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए। नेक्स्ट आपका असिस्ट इन अर्बन प्लानिंग, शहरीकरण या फिर जोनिंग रेगुलेशन करने के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। शहरीकरण यानी कि शहर में कितनी इंडस्ट्रीज खोलनी चाहिए,
जोनिंग यानी कि रेसिडेंशियल जोन है, आपका फैक्ट्री वाला जोन है या फिर साइलेंट जोन है, तो वो जोनिंग को डिवाइड करने में भी इसी की हेल्प पड़ती है। नेक्स्ट आपका इसेंशियल फॉर इवोलेटिंग हेल्थ रिस्क को प्रेडिक्ट करने में जो एयर पॉल्यूशन होगा उसको भी इसकी हेल्प मिलती है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे टेम्परेचर लेफ्ट स्टेट के बारे में एंड स्टेबिलिटी ऑफ एयर पॉल्यूशन के बारे में। टेम्परेचर लेफ्ट स्टेट क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बताया था, एंड स्टेबिलिटी ऑफ एयर पॉल्यूशन क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो द वर्टिकल टेम्परेचर प्रोफाइल ऑफ एटमॉस्फेयर प्ले अ मेजर रोल इन डिस्पर्सन और एक्यूमुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन। जो वर्टिकल टेम्परेचर प्रोफाइल होता है, जो वर्टिकली जो टेम्परेचर की प्रोफाइलिंग होती है, यानी कि टेम्परेचर लेफ्ट स्टेट जो हो रहा है कि 1 किलोमीटर ऊपर बढ़ने पर 6.5 डिग्री टेम्परेचर कमेगी, तो वो आपका बेटर डिस्पर्सन और एक्यूमुलेशन में हेल्प करता है। टेम्परेचर लेफ्ट स्टेट वो होता है डिक्रीज हाउ टेम्परेचर चेंज विथ हाइट, यानी कि हाइट बढ़ने से कैसे कितना रेशियो से टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, डेट इज कॉल्ड टेम्परेचर लेफ्ट स्टेट। ध्यान रखिएगा कि हाइट बढ़ने से जो टेम्परेचर कमता है उसे हम टेम्परेचर लेफ्ट स्टेट बोलते हैं। इसकी स्टैंडर्ड क्या है, 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री टेम्परेचर कमेगी। तो ठीक है, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो रेफर्स टू टेंडेंसी ऑफ एयर एंड रजिस्ट टू इनहेंस वर्टिकल मोशन विच डायरेक्ट अफेक्ट एयर पॉल्यूशन कंसंट्रेशन नियर द ग्राउंड सरफेस। और एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी में आपको बताया था 3 तरह का था, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। ठीक है, तो ये आपका टेम्परेचर लेफ्ट स्टेट हो गया एंड स्टेबिलिटी ऑफ एयर पॉल्यूशन हो गया। ठीक है, टेम्परेचर लेफ्ट स्टेट में आपको यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ इसकी डेफिनेशन। द टेम्परेचर लेफ्ट स्टेट इज रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। वही है, इसे बस डिफरेंट लैंग्वेज में इसकी यूनिट फार्मूला की बात करें तो लेफ्ट स्टेट dt अपॉन dz, वहाँ पे dt आपका हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर और dz हो जाएगा आपका चेंज इन एल्टीट्यूड, मतलब कि हाइट। और ये निगेटिव इसलिए क्योंकि टेम्परेचर कमता है, निगेटिव में आता है, कमता है, इस वजह से निगेटिव का यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है dt इज चेंज इन टेम्परेचर, dz इज चेंज इन एल्टीट्यूड। ठीक है, अब हम बात करेंगे कितने तरह का टेम्परेचर लेफ्ट स्टेट होता है। इस पर आपके क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता होनी चाहिए हाउ मेनी टाइप ऑफ टेम्परेचर लेफ्ट स्टेट। तो ये बेसिकली कुछ तरह का होता है। इसमें सबसे पहला आपका होता है ELR, जिसे इन्वायरमेंटल लेफ्ट स्टेट बोलते हैं। फिर आपका DALR, MALR, NLR, 1 by 1 समझते हैं। इन्वायरमेंटल लेफ्ट स्टेट यानी कि ELR क्या होता है, तो एक्चुअल रेट विच एटमॉस्फेयर टेम्परेचर डिक्रीज विथ हाइट। तो एक्चुअल रेट जो हाइट को बढ़ने से टेम्परेचर डिक्रीज करती है एट पर्टिकुलर प्लेस, किसी खास प्लेस पे एंड किसी खास टाइम में, किसी खास प्लेस पे किसी खास टाइम में हाइट बढ़ने से जो एक्चुअल डिक्रीज होगी टेम्परेचर में, डेट इज कॉल्ड ELR। ये क्या होता है ना, ये वेरी करता रहता है, ये कांस्टेंट नहीं होता, वेरी करता है सीजन के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से एंड वेदर, मौसम के हिसाब से, ये तीनों के हिसाब से ये वेरी करता रहता है। तो ये कांस्टेंट नहीं रहता है, वेरिएबल इसकी वेरी करता रहता है। तो ये होता है ELR। सेकेंड है आपका ड्राई एडियाबैटिक लेफ्ट स्टेट, DALR, जैसे ALR भी बोलते हैं, एडियाबैटिक लेफ्ट स्टेट भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली फॉर अंडरस्टैंडिंग ड्राई एयर, सूखा हवा को अंडरस्टैंड करने के लिए इस फिनोमेना को बनाया जाता है। टेम्परेचर इसमें डिक्रीज करता है, 1 किलोमीटर ग्राउंड से ऊपर जाने पे आपकी टेम्परेचर कितना डिक्रीज करेगा, 9.8 डिग्री सेल्सियस। ये ध्यान रखिएगा। ALR में यानी कि DALR में जब आप 1 किलोमीटर ग्राउंड सरफेस से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कितना डिक्रीज होगा, 9.8 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका ड्राई एडियाबैटिक लेफ्ट स्टेट होता है। थर्ड है आपका मोस्ट एडियाबैटिक लेफ्ट स्टेट, MALR। ये आपका ड्राई था एंड ये आपका मोस्ट है। तो इसमें क्या होगा कि मॉइस्चर फॉर सेचुरेटेड मॉइस्चर एयर के लिए होगा, ये आपका ड्राई एयर के लिए था, ये सेचुरेटेड के लिए होगा। तो लोअर रेट ड्यू टू लेटेंट हीट रिलीज अबाउट टू 4 to 7 डिग्री पर किलोमीटर, 4 से 7 डिग्री टेम्परेचर इसमें कमता है 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे। और इसमें आपका 9.8 और इसमें 4 से लेकर के 7 डिग्री टेम्परेचर, ये भी वेरी करता रहता है, डिपेंड करता है सीजन पे, लोकेशन पे एंड वेदर पे। तो 3 क्लियर है। नेक्स्ट आपका NLR, नॉर्मल लेफ्ट स्टेट, जो आप लेफ्ट स्टेट यहाँ पे पढ़ रहे थे ये, तो ये आपका नॉर्मल ही कंडीशन है, नॉर्मल लेफ्ट स्टेट इसे बोलते हैं। ठीक है, जिसे इसे एवरेज मानते हैं, एवरेज डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर
विथ एल्टीट्यूड अंडर नॉर्मल कंडीशन, जब एटमॉस्फेयर की कंडीशन नॉर्मल होगी तो 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे जितना टेम्परेचर की रिडक्शन होगी, डिक्रीज करेगा, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट। और इसका डाटा क्या होगा आपका, 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे 6.5 डिग्री टेम्परेचर कमेगा इन ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तो ये आपका 4 तरह का मेन है, ELR, ALR, ड्राई ELR एंड मॉस्ट ALR, फिर आपका नॉर्मल लैप्स रेट। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिएगा, इसके जो फैक्चुअल डाटा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी के बारे में। हमने लैप्स रेट के बारे में डिस्कस कर लिया। अब जो इसमें सेकेंड सब टॉपिक था आपका था एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी। तो एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर टू वर्टिकल एयर मोशन। वर्टिकल एयर मोशन होता है ना, उसके बीच में रेजिस्टेंस की तरह काम करता है आपका एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी। इट डिटरमाइंड बाय द कंपेयरिंग ऑफ इन्वायरमेंटल लैप्स रेट एंड एडियाबैटिक लैप्स रेट, यानी कि जो आपका एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी निकालते हैं हम ELR एंड ALR को कंपेयर करके। ठीक है, ये दोनों को हम कंपेयर करके एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी निकालते हैं। ये आपका ये देखिए 6.5 डिग्री टेम्परेचर कमता है 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे। ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी कौन कौन से है। ठीक है, जो मैं आपको टाइप ऑफ स्टेबिलिटी भी से समझ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट स्टेबल एटमॉस्फेयर। ठीक है, एब्सोल्यूट स्टेबल एटमॉस्फेयर, इसमें क्या होगा कि ELR छोटा होगा MALR से। ठीक है, मोस्ट ALR से छोटा होगा ELR। और ELR क्या होता है और MALR क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो एयर पार्सल इज कूलर एंड डेंस सराउंडिंग से जो एयर पार्टिकल्स है, एयर पार्सल्स है, वो ठंडा होगा और डेंस होगा, जिसकी वजह से सिंक बैक होगा। वर्टिकल मिक्सिंग सस्पेंडेड हो जाएगा एंड पुअर खराब डिस्पर्सन होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्टेबल एटमॉस्फेयर में डिस्पर्सन खराब होगा, उसके साथ साथ पुअर एक्यूमुलेशन भी होगा। तो मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि पुअर स्टेबल कंडीशन में पुअर डिस्पर्सन होता है। सेकेंड है आपका एब्सोल्युटली अनस्टेबल एटमॉस्फेयर। इसमें क्या होगा कि ELR बड़ा होगा कंपेयर टू DALR, ड्राई ALR से बड़ा होगा आपका ELR, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, अनस्टेबल कंडीशन में। इसमें क्या होगा कि एयर पार्सल वार्म, जो एयर की पार्टिकल्स है वो गर्म होगा, लाइटर देन सराउंडिंग्स, और हल्का होगा, सराउंडिंग से हल्का एंड गर्म होगा, जिसकी वजह से ये ऊपर इजिली चला जाएगा। गर्म हवा जानते हैं कि हल्का होने की वजह से ऊपर उठता है, और ये चूंकि कूल था इसलिए अच्छा से ऊपर नहीं जा पाएगा, तो इसकी वजह से राइज फ्रीली, ऊपर उठ जाएगा बहुत इजिली। तो इसमें आपका वर्टिकल मिक्सिंग स्ट्रांग होता है, साथ में आपका पॉल्यूटेंट, जो पॉल्यूटेंट्स है वो बहुत रैपिडली डिस्पर्स करता है टू द एटमॉस्फेयर। तो इस कंडीशन को गुड माना जाता है एंड दिस इज बैड कंडीशन। एक और है आपका कंडीशनली अनस्टेबल एटमॉस्फेयर। इसमें क्या होगा कि ELR जो आपका इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है वो मोस्ट ALR और ड्राई ALR के बीच में होगा। तो ये आपका स्टेबल डिपेंडिंग अपॉन मॉइस्चर कंटेंट, स्टेबिलिटी जो इसकी होगी वो डिपेंड करेगा कि ELR में कितना मॉइस्चर कंटेंट है। जैसे ड्राई एयर होगा तो स्टेबल कंडीशन होगा, सेचुरेटेड एयर होगा तो आपका अनस्टेबल कंडीशन होगा। वहीं अगर न्यूट्रल की बात करें, न्यूट्रल स्टेबिलिटी की, तो इसमें ELR और DALR दोनों इक्वल होगा। ध्यान में रखिएगा, ELR इज इक्वल टू DALR। तो इसमें आपका एयर पार्सल है सेम टेम्परेचर एंड इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट में जितना टेम्परेचर होगा, सराउंडिंग में जितना टेम्परेचर होगा, उतना ही आपका एयर पार्सल्स का भी टेम्परेचर होगा, सेम होगा। नाइदर राइज और नाइदर सिंक, ना तो टेम्परेचर बढ़ेगा और ना ही कमेगा। तो इसमें पॉल्यूटेंट डिस्पर्सन मॉडरेटली, ठीक ठाक मॉडरेट डिस्पर्सन इसमें होता है। तो सबसे अच्छा माना जाता है अनस्टेबल कंडीशन, उसके बाद न्यूट्रल स्टेबिलिटी, उसके बाद आपका है स्टेबल कंडीशन। ठीक है, क्लियर है तीनों। मैंने आपको ELR और ALR के बेसिस पे ये समझना जरूरी है, क्योंकि यही इसका मेन फैक्ट है, यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे विंड स्पीड और डायरेक्शन के बारे में, विंड वेलोसिटी और डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन के बारे में। तो विंड वेलोसिटी रेफर्स टू स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मूविंग एयर। जो विंड वेलोसिटी है वो आपका हवा का
किस स्पीड से चल रहा है और किस डायरेक्शन में चल रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एटमॉस्फेयर में, उसको बोलते हैं विंड वेलोसिटी। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर, जो मैंने आपको मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर बताया था शुरू में यहाँ पे। तो देखिए विंड वेलोसिटी एंड डायरेक्शन, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी हमने पढ़ लिया, टेम्परेचर लेफ्ट साइड भी पढ़ लिया। ठीक है, ये दोनों हो गया है, और अब हम पढ़ रहे हैं विंड वेलोसिटी एंड डायरेक्शन। ठीक है, ओके। तो मैं आपको बता रहा था कि विंड वेलोसिटी क्या होती है, विंड की स्पीड और उसकी मूवमेंट के डायरेक्शन को हम विंड वेलोसिटी बोलते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर है दैट कंट्रोल डिस्पर्सन, डाइल्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन। ठीक है, ये कंट्रोल करता है डिस्पर्सन को, डाइल्यूशन को एंड ट्रांसपोर्टेशन को ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स का। तो हायर विंड वेलोसिटी जनरली रिड्यूस पॉल्यूटेंट कंसंट्रेशन, जो अगर विंड वेलोसिटी हाई रहेगी, हवा तेज चलेगा, तो आपका पॉल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा नियर द सोर्स। जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पे सोर्स है, ठीक है, अब यहाँ से तेज हवा चल रहा है, तो हवा आएगा इसमें, ये बाहर निकला, ये तुरंत इसको फेंक देगा दूर तक दम। वहीं अगर लो विंड रहेगा तो इसी के आसपास में वो कंसंट्रेटेड रहेगा, वही अगर तेज हवा है तो दूर फेंक देगा। तो वही यहाँ पे लिखा है कि हाई विंड वेलोसिटी जनरली रिड्यूस पॉल्यूटेंट्स कंसंट्रेशन नियर द सोर्स, वाइल लोअर और विंड इंक्रीज लोकली पॉल्यूटेंस। अगर लो स्पीड रहेगा तो लोकल पॉल्यूटेंस को वो बढ़ा देगा। तो ये आपका होता है विंड वेलोसिटी। ठीक है, समझ गए, स्पीड एंड डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड विंड वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं कि रोल ऑफ विंड वेलोसिटी इन एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में किस तरह से क्या रोल है आपका विंड वेलोसिटी का। ठीक है, तो इसका मेन रोल है आपका डिस्पर्सन में, डिस्पर्सन ऑफ पॉल्यूटेंट। किसी सोर्स से एयर पॉल्यूटेंट जनरेट हुआ और वो कैसे हमारे एटमॉस्फेयर में फैलेगा, कैसे डिस्पर्स करेगा, उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है आपका विंड वेलोसिटी का। क्योंकि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बताया कि यहाँ से सोर्स रिलीज हो रहा है और अगर तेज हवा चल रहा है तो तुरंत इसको दूर फेंक देगा, और धीमा चला तो यहीं पे आसपास में कंसंट्रेटेड रहेगा, तो डिस्पर्सन को इफेक्ट कर रहा है ना, ये वही है। तो विंड वेलोसिटी हेल्प्स इन स्प्रेडिंग पॉल्यूटेंट्स अवे फ्रॉम द सोर्स। विंड वेलोसिटी क्या करता है कि सोर्स से जो एयर पॉल्यूटेंट्स जनरेट हो रहा है उसको तुरंत एक जगह से दूसरी जगह फेंक देगा, फैला देगा। ठीक है, तो अवे फ्रॉम द सोर्स। वहीं अगर हाई विंड रहेगा, तेज हवा चलेगी, तो पॉल्यूटेंट डाइल्यूट ओवर द लार्ज एरिया। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर तेज हवा रहेगा तो बड़े एरिया में, लार्ज एरिया में दूर तक फैल जाएगा। अगर लो रहेगा तो एक्यूमुलेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स नियर द सोर्स, सोर्स के आसपास ही आपका एयर पॉल्यूटेंट्स घूमता फिरता रहेगा। ठीक है, आसपास ही घूमता फिरता रहेगा। क्लियर है, तो इस तरह से आपका डिस्पर्सन में हेल्प करता है विंड वेलोसिटी। नेक्स्ट आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पॉल्यूटेंट। अब देखिए ये सोर्स है, ये एटमॉस्फेयर है, इधर से आपका विंड वेलोसिटी चल रही है, हवा चल रहा है, तो यहाँ से एयर पॉल्यूटेंट्स को हवा के हेल्प से उठा करके दूसरी जगह पहुँचा देगा। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है ना, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द विंड वेलोसिटी। तो पॉल्यूटेंट्स कैन ट्रेवल फ्रॉम द अर्बन इंडस्ट्रियल एरिया टू द रूरल क्लीन एरिया। खराब एरिया से, अर्बन इंडस्ट्रियल एरिया से आपका रूरल क्लीन एरिया की तरफ ट्रैवल, मतलब मैं बस एक बता रहा हूँ कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देता है आपका विंड वेलोसिटी थ्रू विंड मूवमेंट के हेल्प से। एग्जाम्पल जैसे एसिड रेन प्रोक्यूज SO2 NOx ट्रांसपोर्टेड हंड्रेड ऑफ किलोमीटर सॉरी, तो 100 ऑफ किलोमीटर तक एसिड रेन ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, क्लियर है इतना। नेक्स्ट जो अब हम बात करेंगे मिक्सिंग हाइट। मिक्सिंग हाइट मैं आपको बताया हूँ कि जैसे ये चिमनी है, तो इसकी हाइट, स्टिक हाइट, कितना हाइट पे जा करके वो एयर पॉल्यूटेंट एटमॉस्फेयर में मिक्स कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मिक्सिंग हाइट इंटरेक्शन। तो विंड वेलोसिटी इंटरेक्ट विद द एटमॉस्फेरिक मिक्सिंग हाइट। तो विंड वेलोसिटी है वो आपका एटमॉस्फेरिक मिक्सिंग हाइट पे इंटरेक्ट करता है। इफ़ स्ट्रॉन्ग, अगर हवा तेज है लेकिन मिक्सिंग रेट कम है, मिक्सिंग हाइट कम है, अगर हवा तेज चला और मिक्सिंग हाइट मान लीजिए इतना ही है, तो वहाँ पे आपका पुअर सेपरेशन होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टली बट नॉट वर्टिकल, हॉरिजॉन्टली तो होगा बट वर्टिकली नहीं होगा। इसका मतलब कि ओवरऑल इसी के आसपास में पॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। वहीं अगर विंड तेज है और मिक्सिंग हाइट भी अच्छा खासा है, बहुत है, ठीक है,
तो वहाँ पे पॉल्यूटेंट अच्छा से स्प्रेड करेगा वाइडली, बड़ा एरिया में, और दोनों डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, दोनों डायरेक्शन में ये स्प्रेड करेगा, फैलेगा। ठीक है, तो ये तीन मेजर रोल्स हैं विंड वेलोसिटी की एयर पॉल्यूशन में: डिस्पर्सन, ट्रांसपोर्टेशन एंड मिक्सिंग हाइट इंट्रैक्शन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जो फैक्टर्स है जो कि विंड को इम्पैक्ट करता है, हवा है, हवा की वजह से आपको एयर पॉल्यूशन को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करता है? तो इसमें आपका विंड डायरेक्शन है, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी है, मैं आपको विंड डायरेक्शन समझा चुका हूँ, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी भी समझा चुका हूँ, एंड अर्बन इन्वायरमेंट एंड ट्रोपोग्राफी भी मैं आपको समझा चुका हूँ। तो विंड डायरेक्शन नॉट जस्ट स्पीड बट डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो वो भी एक फैक्टर है। फ्रॉम विच विंड ब्लो एंड क्रूशियल प्रिवेलिंग विंड कैन आइदर बिंग क्लीन एयर ट्रांसपोर्टेड पॉल्यूशन अपविंड रीजन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी भी आपको अनस्टेबल कंडीशन अच्छा डिस्पर्सन देता है। स्टेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर अफेक्ट हाउ वेल पॉल्यूटेंट्स आर मिक्स्ड एंड डिस्पर्स। आपको बताया कि अनस्टेबल कंडीशन अच्छा डिस्पर्सन देगा, स्टेबल बेकार देगा, और न्यूट्रल जो वो ठीक ठाक मॉडरेट देगा। तो वही यहाँ पे मेंशन है। अर्बन इन्वायरमेंट की बात करें तो इन अर्बन एरिया वीक विंड आर मोर likely to cause local pollutant building and intense prevailing wind are necessary for cleaning of the air. Topography में आपको बता चुका, the landscape and urban structure can influence wind flow pattern and create localized effect of pollution dispersion. ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करता है विंड इम्पैक्ट। इफेक्ट ऑफ विंड वेलोसिटी ऑन एयर पॉल्यूशन। विंड वेलोसिटी का क्या इफेक्ट है एयर पॉल्यूशन पे? तो लोकल कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, जैसे अगर लो विंड है तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ा देगा सोर्स के आसपास में, इंक्रीज, जिसकी वजह से आपका स्मोक, फॉग एंड रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम जैसे रिस्क बढ़ जाएगी। एग्जांपल की बात करें तो दिल्ली ठंडे के मौसम में बहुत ज़्यादा स्मोक फॉर्मेशन होता है, तो इसका एग्जांपल, अगर वहीं हाई विंड है तो आपको पॉल्यूटेंट्स आर क्विकली डाइल्यूट, अगर तेज हवा चल रहा है तो क्विकली डाइल्यूट हो जाएगा एंड डिस्पर्स हो जाएगा टू द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से लोकल कंसंट्रेशन लेवल कम जाएगी और स्प्रेड पॉल्यूटेंट इन लॉन्ग डिस्टेंस, लंबे डिस्टेंस में स्प्रेड करेगा ये। सेकेंड आपका लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग विंड कैन कैरी पॉल्यूटेंट्स लाइक SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, NOx, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर ओवर 100 ऑफ किलोमीटर। अगर तेज हवा चल रही है तो यहाँ पे है, मान लीजिए कि दिल्ली में सोर्स है, तो उसको तेज हवा की वजह से इसको ट्रैवल करके मुंबई तक पहुँचा देगी, मतलब बहुत दूर दूर तक, 100 किलोमीटर्स तक, 1000 किलोमीटर्स तक ये ट्रैवल करा देता है। इसी वजह से कभी चाइना में अगर पॉल्यूशन बढ़ गया तो इंडिया तक ले आएगा, इंडिया में बढ़ गया तो चाइना तक पहुँचा देगा। तो ये इसका ट्रांसपोर्टेशन का रोल होता है, क्योंकि इसमें कोई बाउंड्री नहीं होती है, ये कोई सीमा को नहीं समझता है, हवा कोई सीमा को नहीं समझेगा। ठीक है, कॉज ट्रांसबाउंड्री पॉल्यूशन, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसबाउंड्री पॉल्यूशन, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक पॉल्यूशन ये पहुँचा देगा। एग्जाम्पल जैसे एसिड रेन इन नॉर्थ यूरोप फ्रॉम इंडस्ट्रियल इन सेंट्रल यूरोप। ठीक है, तो ये कुछ। नेक्स्ट आपका स्मोक एंड हेजर फॉर्मेशन। स्मोक जो आपका फॉग बन जाता है वो भी फॉर्म होता है। क्लेम विन फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन द पॉल्यूटेंट्स। NOx जब हाइड्रोकार्बन से मिलता है तो आपका ओजोन एंड पैन फॉर्म होता है। लीड टू फोटोकेमिकल स्मोक इन सिटीज, लॉस एंजलस इन दिल्ली में या फिर लॉस एंजलस में फोटोकेमिकल फॉग बहुत ज़्यादा बनता है ठंडी के मौसम में, खास करके अगर लो विंड रहेगा तो हेजस, पुअर विजिबिलिटी एंड हेल्थ हेजर्ड ज़्यादा रहेगा, वहीं अगर हाई विंड रहेगा तो ये सब को उठा करके कहीं दूर फेंक देगा। तो ये लो विंड और हाई विंड का बहुत इफेक्ट पड़ता है एयर पॉल्यूशन पे। इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ पे बात करें तो अगर लो विंड रहेगा तो हाई पॉल्यूशन लेवल रहेगा। कैसे रहेगा मैं आपको समझा चुका हूँ। इसकी वजह से आपका अस्थमा, बोरोनोचिट्स, आंखों में जलन, ऐसी बीमारी हो सकती है। वहीं अगर हाई विंड रहेगा तो डस्ट स्टॉर्म की वजह, हाई विंड की वजह से कंसंट्रेशन लेवल कम जाएगी। ठीक है, पॉल्यूटेंट्स दूर तक ट्रैवल करके एंड स्किन एंड रेस्पिरेटरी इरिटेशन फिर भी थोड़ी बहुत हो सकता है। तो ये थी आपकी इम्पैक्ट। ठीक है, जो आपका विंड वेलोसिटी था जो मैंने आपको इस टेबल में बताया था, गिव मी 1 सेकेंड, या हमने इसमें कौन कौन से कर लिया? हमने विंड वेलोसिटी डायरेक्शन कर लिए, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी कर लिए,
फिर आपका टेम्परेचर लेफ्ट साइड भी कर लिया, मिक्सिंग हाइट भी हमने कर लिया थोड़ा बहुत। अब जो अगला इसमें हमारा टॉपिक आने वाला है वो है आपका, हाँ, टर्बुलेंस। आपके सिलेबस में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है टर्बुलेंस। टर्बुलेंस किसे कहते हैं, मैं आपको पहले इसकी, या हाँ, जब फ्लाइट उड़ता है, आप लोगों ने कभी फ्लाइट में ट्रैवल किए होंगे, तो फ्लाइट जब अपने डायरेक्शन में उड़ता रहता है तो कभी कभी उसमें उसकी डायरेक्शन में चेंज हो जाती है। एक बैग से वो अपने मतलब थोड़ा सा उसमें वाइब्रेशन सा फील होने लगता है। जस्ट लाइक अगर चल रहा है तो चलते चलते एक बैग लेफ्ट टू राइट हो जाएगा। मतलब मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में चल रहा हो, कभी एक बैग से नीचे हल्का सा आ जाएगा, फिर कभी ये ऊपर चला जाएगा, ये कभी टिल्ड हो जाएगा एक बैग से, यहाँ इस इमेज में देख सकते हैं। तो ये इसे बोलते हैं टर्बुलेंस। बेसिकली अपने डायरेक्शन में चल रहा है और अपने डायरेक्शन एक बैग से डायरेक्शन चेंज कर लेता है, तो डेट इज कॉल्ड टर्बुलेंस। ठीक है, तो वही यहाँ पे आपका टर्बुलेंस यानी कि इरेगुलर रैंडम एंड मोशन ऑफ एयर पार्टिकल्स। जो एयर पार्टिकल्स है, यानी कि एयर पार्टिकल्स ऐसे चल रहा है, तो चलते चलते इसके रास्ते में मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग आ गया। अब ये एयर पॉल्यूटेंस इस बिल्डिंग से टकराएगा तो यहाँ पे क्या टर्बुलेंस क्रिएट होगा। ये नया रास्ता ढूंढेगा तो कुछ इस तरह से मतलब इसको ब्रेक करके बाहर निकलेगा। जो भी रास्ते में कोई ब्रेकर, कोई बैरियर है, जैसे आप गाड़ी बाइक चला रहे हैं, बाइक चलाते रास्ते में ब्रेकर आ जाए तो बाइक टर्बुलेंट हो जाता है, कार टर्बुलेंस में आ जाता है। तो वहीं से आप इसको रिलेट करके समझिए, कुछ वैसा ही है। एयर पॉल्यूटेंस ट्रैवल कर रहा है, रास्ते में उससे कोई बिल्डिंग आ गया तो वो उसमें टकरा करके वहां पे टर्बुलेंस क्रिएट होगा। तो वही चीज है यहाँ पे टर्बुलेंस, कॉज्ड बाय विंड शेयर, सरफेस रफनेस हो गया, विंड शेयर हो गया, एंड ऑब्स्टेकल्स यानी कि बिल्डिंग, ट्री, कोई ब्रिज हो गया, कोई भी जो रास्ते में बाधा है उससे, एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट से भी ये इफेक्ट करता है। तो ये सब रीजन की वजह से टर्बुलेंस देखा जाता है। ठीक है, एयर पॉल्यूटेंस में, जो कि प्ले मेजर रोल इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मिक्सिंग। जाहिर सी बात है, मिक्सिंग में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मिक्सिंग में एक बढ़िया रोल प्ले करेगा ही, क्योंकि अगर मान लीजिए कि यहाँ से इस सोर्स से पॉल्यूटेंस रिलीज हो रहा है और यहाँ से एग्जिट हो और यहीं पे कोई एक बड़ी सी बिल्डिंग है, तो टकरा करके यहीं पे कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ा देगा। ठीक है, तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मिक्सिंग ऑफ एयर पॉल्यूटेंट में एक मेजर रोल प्ले करता है इन द एटमॉस्फेयर। तो टर्बुलेंस आपको क्लियर है, जब रास्ते में एयर पॉल्यूटेंट्स के ट्रैवल के रास्ते में कोई रुकावट आए, कोई इरेगुलरिटी आए, तो वहां पे टर्बुलेंस क्रिएट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस की। एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस कितने टाइप के होते हैं, मेनली दो तरह का होता है, मैकेनिकल टर्बुलेंस एंड थर्मल टर्बुलेंस। मैकेनिकल टर्बुलेंस किसे कहते हैं, तो ये होता है कॉज्ड बाय ऑब्स्टेकल्स यानी कि जो कि पहाड़, हिल्स हो गया, बिल्डिंग हो गया, ट्री हो गया, एंड अनइवन ग्राउंड, यानी कि इस सोर्स से ट्रेवल करा और रास्ते में इसको कोई बिल्डिंग टकरा गया। अब ये नया रास्ता ढूंढेगा, तो इस नए रास्ते यानी कि कोई ऑब्स्टेकल्स से जो टर्बुलेंस क्रिएट होगा उसको बोलते हैं हम मैकेनिकल टर्बुलेंस। ऑब्स्टेकल्स से जो टर्बुलेंस क्रिएट होगा डेट इज कॉल्ड मैकेनिकल टर्बुलेंस। इतना सिंपल वर्ड में मैं पूरे डेफिनेशन को एक एक लाइन में समझा रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं, ताकि आप इसे अपने लैंग्वेज में लिख सकें। तो विंड ब्लोइंग ओवर रफ सरफेस गेट ब्रोकन इनटू द एडीज स्मॉल, ठीक है, वेल्स, स्ट्रॉन्गेस्ट अर्बन इंडस्ट्रियल एरिया ड्यू टू मेनी ऑब्स्टेकल्स। एग्जाम्पल की बात करें तो स्ट्रीट कैनॉन इफेक्ट इन सिटीज के अंदर जो स्ट्रीट कैनॉन इफेक्ट देखा जाता है वो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, सेकेंड आपका थर्मल टर्बुलेंस। तो मैकेनिकल टर्बुलेंस तो ऑब्स्टेकल की वजह से होता है, लेकिन थर्मल टर्बुलेंस, थर्मल का मतलब क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू हीट। तो कॉज्ड बाय हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस आपका, जो अर्थ सरफेस है तो वो ग्रीन हाउस गैस की वजह से हीट होता जा रहा है। तो हीटिंग की वजह से क्या होता है ना कि कभी कभी बहुत ज़्यादा हीट, गर्म हवाओं की वजह से ना एयर पॉल्यूटेंट्स ट्रैप होने लगते हैं, ऑब्स्टेकल्स के तरह वो काम करने लगता है। तो वही है थर्मल टर्बुलेंस, आपका फॉर्म होता है ड्यू टू हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस, वार्म एयर राइज एंड मिक्स विथ कूलर लेयर एवं जो गर्म हवा होती है, गर्म हवा ऊपर उठेगा, हल्का होने के कारण, मॉलिक्यूल्स दूर होने के कारण गर्म हवा ऊपर उठता है, जो कि वेंटिलेशन कॉन्सेप्ट में आपको बताया था। तो वो गर्म हवा ऊपर उठेगा और ठंडा हवा नीचे आएगा, तो ये दोनों में मिक्सअप होता है, तो वहां पे क्रिएट होगा आपका थर्मल टर्बुलेंस। ठीक है, वेयर जहां पे आपका गर्म हवा और ठंडा हवा मिक्सअप करेगा वहां पे टर्बुलेंस क्रिएट होगा।
जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कभी गर्म चाय पी लीजिए और तुरंत कोल्ड ड्रिंक पी लेने से आपका पेट खराब हो जाता है, तो उसी तरह का कुछ सीन है यहाँ पे। तो स्ट्रॉन्गर ड्यूरिंग डे टाइम, ये स्ट्रॉन्ग होता है दिन के टाइम में, स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि दिन के टाइम में सूरज की वजह से, सनी कंडीशन की वजह से गर्मी ज़्यादा होती है। रात के टाइम में कम होता है क्योंकि इसमें टेम्परेचर इन्वर्जन होता रहता है। रात में टेम्परेचर इन्वर्जन मैं आपको बता दूंगा अभी। इसमें जस्ट जो टेम्परेचर लैब सेट हमने पढ़ा था ना, उसी का जस्ट उल्टा होता है टेम्परेचर इन्वर्जन। इसमें क्या होगा कि हाइट बढ़ने से टेम्परेचर कम नहीं, उल्टा बढ़ जाएगा। दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर इन्वर्जन। खैर, स्ट्रॉन्ग टर्बुलेंस ऑन समर आफ्टरनून लीडिंग द गुड पोल्यूटेंट डिस्पर्सन। स्ट्रॉन्ग टर्बुलेंस जो कि समर आफ्टरनून में होता है, इसकी वजह से गुड अच्छा डिस्पर्सन होता है। तो ये दो तरह का होता है आपका एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो टर्बुलेंस इरेगुलरिटी होती है, नो फिक्स्ड पैटर्न, इसका ट्रैवल करने का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। डिफ्यूजिबिलिटी होती है, इसमें इंक्रीजेस पॉल्यूटेंस मिक्सिंग, ठीक है, पॉल्यूटेंट मिक्सिंग इसमें अच्छा इंक्रीज होता है। एडिस फॉर्मेशन होता है, स्मॉल रोटेशन एंड एयर पैकेज इनहेंस मिक्सिंग, ठीक है, स्मॉल रोटेशन और एयर पैकेज जो है वो आपका मिक्सिंग को इनहेंस कर देता है। डिपेंडेंस की बात करें तो स्ट्रेंथ डिपेंड, जो टर्बुलेंस है, टर्बुलेंस का जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करेगा आपका विंड स्पीड पे। अब ये क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सरफेस रफनेस, यानी कि जो सरफेस है वो कितना अनइवन है, इवन है या अनइवन है, सरफेस की कितनी रफनेस है। साथ में जो आपका जो रास्ते में बिल्डिंग आया, तो बिल्डिंग की भी सरफेस दम बिल्कुल फ्लैट है या फिर डिफरेंट शेप का है, तो उस पर भी ये सरफेस की रफनेस पे डिपेंड करता है। एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट, इस तीनों चीज़ पे आपका डिपेंड करता है आपका टर्बुलेंस। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक है। अब टाइप ऑफ एयर मोशन की बात कर लेते हो तो ये दो तरह का होता है, लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो से ही आपका टर्बुलेंस क्रिएट होता है। तो लेमिनार फ्लो यानी कि जब एयर बिल्कुल स्मूथ दम बिल्कुल एक फिक्स पैटर्न में, या इमेज में देख सकते हैं, फिक्स पैटर्न में ट्रैवल कर रहा है, एक रास्ते में, फिक्स रास्ते में ट्रैवल कर रहा है, तो डेट इज कॉल्ड लेमिनार फ्लो। आप लोगों ने लेमिनार फ्लूइड पढ़ा होगा। तो ये स्मूथ एंड एक ऑर्डर में मोशन करता है। पॉल्यूटेंट्स रिमेन कंसंट्रेटेड इन द नैरो पाथ, ठीक है, लेस इफेक्टिव इन डिस्पर्सन। इसमें क्या होगा कि डिस्पर्सन अच्छे से नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, लेमिनार फ्लो में डिस्पर्सन अच्छे से नहीं होगा। अब बात करते हैं टर्बुलेंस, इट इज जस्ट अपोजिट टू द लेमिनार। इसमें कोई रेगुलर पाथ नहीं है, बिल्कुल इरेगुलर है, रैंडम मोशन है। यहाँ देख सकते हैं सांप की तरह घूम फिर रहा है, ठीक है, कोई इसका फिक्स पाथ नहीं है। इरेगुलर रैंडम एयर मोशन प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मिक्सिंग एंड डिफ्यूजन ऑफ एयर पॉल्यूशन, ठीक है। ये आपका अच्छा मोर इफेक्टिव माना जाता है पॉल्यूशन डाइल्यूशन में। जाहिर सी बात है, देख सकते हैं इरेगुलर है तो रैंडमली ये मिक्स करता हुआ चलेगा, और ये रेगुलर है तो ये ट्रैवल करने पर फोकस रहेगा। तो ये आपका दो तरह का होता है एयर मोशन। अब हम बात करेंगे कि टर्बुलेंस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करता है, जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। तो इसमें आपका टर्बुलेंस इंटेंसिटी इफेक्ट करेगा, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी इफेक्ट करेगा, टर्बुलेंस इंटरमिटेंसी इफेक्ट करेगा, एंड आपका पॉल्यूटेंट्स टाइप, किस टाइप का पॉल्यूटेंट है, पार्टिकुलेट मैटर है या गैसियस है, एरोसेल है, क्या है, तो वो आपका इसमें इफेक्ट करेगा। टर्बुलेंस इंटरमिटेंसी की बात करें तो पीरियड्स ऑफ इंटरमीडिएट टर्बुलेंस कैन सिग्निफिकेंटली फैक्टर हैवी हेजेस फॉर्मेशन। इसकी वजह से आपको हैवी हेजेस फॉर्म होता है तो आपको इफेक्ट करेगा ही। टर्बुलेंस की इंटेंसिटी, कितने स्पीड से टर्बुलेंस है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। बेटर डिस्पर्सन स्ट्रॉन्ग टर्बुलेंस में होता है, वहीं वीकर में आपका अच्छा डिस्पर्सन नहीं होता है। एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी में आपको बता चुका हूँ, तो वही से रिलेटेड यहाँ पे भी टर्बुलेंस प्ले अ की रोल इन एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी विच इज स्ट्रॉन्गर डिटर्मिनेंट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट कंसंट्रेशन देन लोकल पॉल्यूशन सोर्स। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो कि इफेक्ट करता है आपका टर्बुलेंस को, ठीक है। इस इमेज को मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपको कैसे टर्बुलेंस काम करता है। इस इमेज से आपको टर्बुलेंस क्लियर रहेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्लूम के बारे में, ठीक है। प्लूम यानी कि धुआं, आसान सी भाषा में प्लूम को हम धुआं बोलेंगे। यानी कि जो चिमनी है, जो आपने ईंट की भट्टी देखी या फिर जितने भी फैक्ट्रीज देखे हैं, फैक्ट्रीज में क्या होता है कि कंबसन के प्रोसेस होता है, और कंबसन के प्रोसेस में एट द एंड लास्ट में धुआं निकलेगा। तो धुआं को निकालने के लिए एक सोर्स होना चाहिए। हम इसे डायरेक्टली फ्लैट सरफेस से, जैसे इतना दूर तक है आपका फैक्ट्री, तो यहीं से नहीं रिलीज कर सकती, इसे हम एक हाइट तक पहुंचाना होता है। हाइट तक पहुंचा के तभी एटमॉस्फेयर में रिलीज करेंगे। तो ये जो दिख रहा है आपको धुआं, इसी को प्लूम बोलते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड प्लूम। तो अ प्लूम इज द विजिबल और इनविजिबल कॉलम ऑफ पॉल्यूटेंट्स, और ये पूरा पॉल्यूटेंट से भरा हुआ है। पीएम है, इसमें NOx है, SOx है,
लीड है, बहुत जितने भी एयर पॉल्यूटेंट्स है ना मोस्टली इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो मेनली गैस एंड पार्टिकल, पार्टिकुलेट मैटर और गैस इमिट फ्रॉम अ स्टिक, स्टिक बोलते हैं इसे सॉरी, ये जो आपका है ना चिमनी, इट इज कॉल्ड स्टिक, और इसके हाइट को बोलते हैं स्टिक हाइट, चिमनी का हाइट को स्टिक हाइट बोलते हैं। स्टिक हो गया, चिमनी हो गया, एग्जॉस्ट सोर्स हो गया इनटू द एटमॉस्फेयर। जैसे व्हीकल है, व्हीकल के भी एग्जॉस्ट से धुआं निकलता है तो भी काइंड ऑफ प्लूम ही है। तो इट रिप्रेजेंट द डिस्पर्सन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन ड्यू टू विंड, हवा की वजह से। अब इधर से हवा चल रही है तो हवा की वजह से क्या करेगा, यहाँ से ट्रैवल होकर इधर आ जाएगा, तो ये रिप्रेजेंट करता है डिस्पर्सन, डिस्पर्सन यानी कि फैलेगा एटमॉस्फेयर में ड्यू टू विंड, ड्यू टू टर्बुलेंस, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ये तीनों की वजह से ये एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स करेगा। इसी को रिप्रेजेंट करता है आपका प्लूम। किसी सोर्स से प्लूम जनरेट होकर के कैसे एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स करेगा, ये पूरे कॉन्सेप्ट को हम प्लूम बोलते हैं। तो द शेप एंड पाथ, प्लूम किस शेप का है और प्लूम किस पाथ में मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ऑफ द प्लूम आर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल फैक्टर। तो ये डिपेंड करेगा शेप एंड पाथ किस पे, मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स पे। और मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स मैंने आपको बताया कौन कौन से हैं, उसमें कुछ पे हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एंड सच एज जैसे कि विंड स्पीड, मेट्रोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि विंड स्पीड हो गया, ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया, एंड एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी हो गया। विंड स्पीड यानी कि अगर तेज हवा चला तो जल्दी यहाँ से उठाकर दूसरे दूर तक फेंक देगा, धीमा चला तो इसी के आसपास घुमाते रहेगा। किस डायरेक्शन में है, अगर इस साइड से, मतलब डायरेक्शन भी डिपेंड करेगा ठीक है। तो इस तरह से ये आपका इंट्रोडक्शन ऑफ प्लूम है। प्लूम कहते किसे हैं। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ प्लूम। ये आपके इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए 6 तरह का प्लूम होता है। लूफिंग, ठीक है, लूफिंग प्लूम, कोनिक प्लूम, फैनिंग प्लूम, एंड आपका फर्मिगेटिंग प्लूम, एंड आपका लॉफ्टिंग, उसके बाद ट्रैपिंग प्लूम, ठीक है। ये बेसिकली जो प्लूम आपने यहाँ पे जो धुआं देखा है, ये धुआं किस शेप में है उस शेप पे डिपेंड करता है आपका ये टाइप्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ये देखिए प्लूम बिहेवियर आर मेनली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन लेप्स रेट, जो आपको मैंने बताया था ALR और ELR, तो उस पर डिपेंड करता है। और आपका स्टेबिलिटी, एटमॉस्फेरिक कंडीशन यानी कि स्टेबल है, अनस्टेबल है या फिर न्यूट्रल है, तो उस पर आपका प्लूम बिहेवियर डिपेंड करता है। तो इसमें सबसे पहला आपका आता है लूफिंग प्लूम। इमेज दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखिए लूफिंग प्लूम जो इस सोर्स से निकल करके देख रहे, कोई पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है, जैसे तैसे ये पार करता जा रहा है ठीक है। गिव मी 1 सेकंड, ठीक है। तो लूफिंग प्लूम ऑक्योर इन सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट। जब सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट होता है तब ये आपका लूफिंग प्लूम होता है, यानी कि आसान सी भाषा में अनस्टेबल एटमॉस्फेयर होगा तो आपका लूफिंग प्लूम होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टर्बुलेंस कॉज प्लूम टू राइज और फॉल इन लूप। अब अगर चूंकि अनस्टेबल एटमॉस्फेयर तो वहाँ पे टर्बुलेंस स्ट्रॉन्ग रहेगा, और स्ट्रॉन्ग रहेगा तो इसमें राइज और फॉल, जो प्लूम है उसमें राइज और फॉल बहुत देखा जाएगा। देखिए राइज फॉल, राइज हो रहा है, फॉल हो रहा है, राइज हो रहा है, फॉल हो रहा है, ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका लूफिंग प्लूम है। इसके एडवांटेज की बात करें तो ये गुड डिस्पर्सन माना जाता है। इसमें लो ग्राउंड कंसंट्रेशन, ग्राउंड की जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो लो होता है, और गुड डिस्पर्सन इसे माना जाता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो शॉर्ट टर्म हाई कंसंट्रेशन एट ग्राउंड इन सम एरिया, ठीक है। तो ये आपका लूफिंग प्लूम हो गया। यही सारे 3-4 पॉइंट्स आपको सब में ध्यान रखना है ताकि आप ये कंप्लीट 7 नंबर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए, और ये लगभग एवरी ईयर ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। सेकेंड आपका कोनिंग प्लूम। इसमें क्या होगा कि प्लूम का जो शेप होगा वो एक कोन शेप का होगा। इमेज दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए सेकेंड कोनिंग शेप, हाँ ये देखिए कोन शेप का पैटर्न फॉलो कर रहा है। बस ऐसे ही वर्ड से आप इसके नाम से समझने की कोशिश कीजिए। तो ऑक्योर इन नेचुरल लैप्सलेट, ये नेचुरल लैप्सलेट में ऑक्योर होगा, यानी कि मॉडरेट स्टेबल, यानी कि न्यूट्रल जो आपका स्टेबिलिटी कंडीशन होता है उसमें आपका कोनिंग प्लूम होता है। प्लूम स्प्रेड आउट इन द शेप ऑफ कोन, एक कोन के शेप में आपका प्लूम जो धुआं है वो फैलेगा टू द एटमॉस्फेयर। गुड बैलेंस बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मिक्सिंग, इसमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मिक्सिंग दोनों होता है,
दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन किया हुआ रहता है। जनरली सेफ एज पॉल्यूटेंट कंसंट्रेशन इवनली डिस्पर्सन। तो ये आपका कोनिकल प्लूम हो गया। गोनिंग प्लूम, कोनिकल प्लूम भी इसे बोलते हैं। ठीक है, 2 क्लियर है। तीसरा आपका फैनिंग प्लूम। ठीक है, तो फैनिंग प्लूम की इमेज आप देख लीजिए। ये देखिए कितना छोटा सा कम सा एरिया में आपका ट्रैवल कर रहा है फैनिंग प्लूम। तो ऑक्योर इन इन्वर्जन कंडीशन, यानी कि हाईली स्टेबल कंडीशन जब होगा ना, तब ये फैनिंग प्लूम होगा। प्लूम स्प्रेड हॉरिजॉन्टली, इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्प्रेडेशन होगा। देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल हो रहा है ना, सीधा सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है। क्योंकि इसमें देखें तो हॉरिजॉन्टल भी हो रहा था, वर्टिकल भी हो रहा है, इसमें भी हॉरिजॉन्टल भी हो रहा है एंड वर्टिकल भी हो रहा है। लेकिन इन दिस केस, फैनिंग केस में ओनली आपका हॉरिजॉन्टल ट्रैवल होता है, जैसे कि थिन फैन की तरफ। वेरी पुअर वर्टिकल मिक्सिंग, पुअर मिक्सिंग जो वर्टिकल मिक्सिंग जो होगा, यानी कि इस इमेज में वर्टिकल मिक्सिंग बहुत ही पुअर है ही नहीं बिल्कुल। तो वेरी पुअर वर्टिकल मिक्सिंग, जिसकी वजह से पॉल्यूटेंट ट्रैप इन सर्टेन हाइट, एक सर्टेन हाइट पे पॉल्यूटेंट ट्रैप हो जाता है। एंड दिस इज डेंजरस एज पॉल्यूटेंट मे स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया विदाउट डाइल्यूशन। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आपका लोफ्टिंग प्लूम। इमेज में देखिए आपका पहले लोफ्टिंग प्लूम, ये देखिए लोफ्टिंग प्लूम है। इसमें क्या होता है कि जो उसका अपर मोस्ट होता है ना, वो इसका तो कोई लिमिट नहीं होता, लेकिन जो नीचे वाला है ना, वो एक फिक्स रीजन में ट्रैप होने लगता है। ये देख सकते हैं ये ट्रैप होने लग गया है। ठीक है, तो ऑक्योर व्हेन इन्वर्जन एग्जिस्ट बिलो स्टिक हाइट, जब इन्वर्जन स्टिक हाइट से नीचे ऑक्योर हो जाएगा। स्टिक हाइट यहाँ है और ये देखिए इसकी इन्वर्जन यहाँ तक नीचे तक हो रही है। तो जब इन्वर्जन स्टिक हाइट के नीचे होने लगे, तो यानी कि अनस्टेबल एटमॉस्फेयर होने लगता है एबव में, तो आपका लोफ्टिंग प्लूम क्रिएट हो जाता है। प्लूम राइज एंड डिस्पर्स अपवर्ड एबविंग डाउनवर्ड स्प्रेडेशन, बेस्ट कंडीशन माना जाता है, मिनिमम ग्राउंड लेवल पॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका फर्मिगेटिंग प्लूम। इमेज देखिए आप पहले, देखिए ये है फर्मिगेटिंग प्लूम। इसमें ऊपर में ट्रैप होगा और नीचे में, इसे सबसे बेकार कंडीशन माना जाता है। याद रखिए सबसे बेकार, सबसे बुरा कंडीशन है ये। देख सकते हैं इसके जो पॉल्यूटेंट की कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक आ जा रहा है, तो इसलिए इसे सबसे बेकार माना जाता है। तो ये होता है आपका व्हेन इन्वर्जन एग्जिस्ट एबव स्टिक हाइट, जब इन्वर्जन है स्टिक हाइट के ऊपर हो रहा है एंड अनस्टेबल एटमॉस्फेयर, ये नीचे हो, स्टिक हाइट के नीचे अनस्टेबल कंडीशन होता है। ठीक है, तब ये क्रिएट होता है। तो प्लूम इज फोर्स डाउनवर्ड एंड काउजिंग वेरी हाई ग्राउंड लेवल पॉल्यूशन, वेरी हाई ग्राउंड लेवल पॉल्यूशन, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे इमेज में बहुत ग्राउंड लेवल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ा देता है, तो ये चीज़ ध्यान देना है। सबसे बेकार कंडीशन माना जाता है इसे फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए सबसे बेकार कंडीशन कौन सा है, तो है फर्मिगेटिंग प्लूम। लास्ट आपका ट्रैपिंग प्लूम। इमेज देखिए पहले आप, ट्रैपिंग प्लूम ये क्या होगा कि ये एक फिक्स रीजन में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ये फिक्स रीजन में ये ट्रैप हो जाता है। इससे ना इससे ऊपर जाएगा और ना इससे नीचे आएगा, इसी रीजन में ये फिक्स हो जाता है, ट्रैप कर जाता है। तो ऑक्योर व्हेन इन्वर्जन लेयर एग्जिस्ट बोथ, ऊपर भी एंड नीचे भी, दोनों साइड स्टिक हाइट के ऊपर भी और नीचे भी दोनों साइड में जब इन्वर्जन लेयर होगा तब ये फॉर्म होगा। ठीक है, प्लूम गेट ट्रैप बिटवीन द 2 लेयर, जो प्लूम है, जो धुआं है, वो ट्रैप हो जाएगा 2 लेयर के बीच में, एक अपर लेयर एंड डाउनवर्ड लेयर में। अनस्टेबल टू राइज डिस्पर्जन, अनेबल टू राइज और डिस्पर्जन। पॉल्यूटेंट कंसंट्रेशन रिमेन डेंजरसली हाई एंड लिमिटिंग जोन। ठीक है, तो आप इमेज के थ्रू आप सारे इमेज के शेप के अकॉर्डिंग आप वर्ड्स को समझ के याद कर लीजिए। ये आपका प्लूम था। ठीक है, अब टेबुलर कंपैरिजन में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकें। तो अगर लूफिंग की बात करें तो ये अनस्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है, इसकी शेप जिगजैग होती है। इफेक्ट ऑन पोल्यूशन, तो फ्लक्चुएशन ग्राउंड लेवल पोल्यूशन इसमें ठीक इंक्रीज होता है और सेफ्टी लेवल इसमें मॉडरेट होती है, बहुत मॉडरेट होती है सेफ्टी लेवल। कोनिंग की बात करें तो ये न्यूट्रल एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, कोन के शेप में होता है और ये इसे सेफ कंडीशन माना जाता है, सेफ्टी लेवल इसकी सेफ है। फैनिंग की बात करें तो ये स्टेबल कंडीशन में होता है, हॉरिजॉन्टल फैनिंग होता है इसमें, और इसमें ये डेंजरस माना जाता है। ठीक है, अच्छा नहीं है, डेंजरस है। लोफ्टिंग की बात करें तो इन्वर्जन बिलो एंड अनस्टेबल कंडीशन एबव, ये ट्रिक की तरफ फैक्ट है, समझ लीजिए। और इसमें राइजिंग प्लूम का शेप होता है और ये इसे बेस्ट कंडीशन माना जाता है। ठीक है, और फर्मिगेटिंग की बात करें तो इन्वर्जन एबव होता है, इन्वर्जन एबव
इसके जस्ट अपोजिट है एंड अनस्टेबल बिलो, ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट है आपका फर्मिगेटिंग। और ये डाउनवर्ड सेपरेशन, ये सबसे बेकार माना जाता है, ठीक है। वही ट्रैपिंग की बात करें तो इन्वर्जन एबव एंड बिलो, दोनों साइड में इन्वर्जन होता है। ये कंफाइड एक लेयर में ये ट्रैवल करता है और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस इसे माना जाता है। और सबसे बेकार तो आपका है फर्मिगेटिंग, ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करेंगे डिस्पर्जन ऑफ एयर पॉल्यूशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच एयर पॉल्यूटेंट ट्रैप्ड डाइल्यूशन एंड एटमॉस्फेरिक emitting from the source vehicle or plant to determine the ground level concentration of pollution which affect, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। मैं आपको डिस्पर्सन बताया हूँ, तो इसकी ऑब्जेक्टिव है वही डिस्पर्सन का। गिव मी 1 सेकेंड। तो हम इसे प्रीवियस स्लाइड में डिस्पर्सन के बारे में था, वो स्लाइड शायद रिपीट हो गया था। तो अब जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है गैसियस प्लूम मॉडल, ठीक है। हमने प्लूम के बारे में जाना, प्लूम के बहुत सारे मॉडल्स हमने पढ़ा कि किस किस टाइप के प्लूम है, शेप के अकॉर्डिंग प्लूम शेप जिसे बोलते हैं। तो अब हम जानते हैं कि गैसियस प्लूम मॉडल क्या होता है। तो द गैसियस प्लूम मॉडल इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मैथमेटिकल मॉडल। ये एक काइंड ऑफ मैथमेटिकल मॉडल है फॉर प्रिडिक्शन। ध्यान में रखिएगा ये चीज़ किस लिए होता है, प्रिडिक्शन द डिस्पर्सन ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूटेंट्स के डिस्पर्सन को प्रिडिक्ट करने के लिए हम गैसियस प्लूम मॉडल का यूज करते हैं। एयर पॉल्यूटेंट जो कि इमिट करता है फ्रॉम द कंटिन्यूअस पॉइंट सोर्स सच एज चिमनी एंड स्टिक। चिमनी या स्टिक से जो एयर पॉल्यूटेंट्स रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, डिस्पर्सन होगा, रिलीज होने के बाद डिस्पर्सन होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक मॉडल का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड गैसियस प्लूम मॉडल। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के हेल्प से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। इट एज्यूम दैट पॉल्यूटेंट कंसंट्रेशन फॉलो नॉर्म्स गैसियस, ठीक है, नॉर्म्स जिसे हम गैसियस के नाम से बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन गैसियस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। जब पॉल्यूटेंट्स किसी सोर्स से रिलीज होकर के एटमॉस्फेयर में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रिलीज होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करता है इन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन फ्रॉम द सोर्स। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी, जस्ट लाइक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एंड वर्टिकल डायरेक्शन में भी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो मैथमेटिकल मॉडल का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड गैसियस प्लूम मॉडल। हेल्प टू कैलकुलेट ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन, ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे, लाइक अगर दिल्ली है तो दिल्ली की इस सिटी में कितना ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन है एयर पॉल्यूशन का, तो उसको कैलकुलेट किसके हेल्प से करेंगे, गैसियस प्लूम मॉडल से, ठीक है, इमिटिंग फ्रॉम द इमिटिंग सोर्स। क्लियर है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, तो यूज्ड फॉर, इसकी इंपॉर्टेंस जो है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, एयर क्वालिटी AQI को मैनेजमेंट करने के लिए, अगर ज़्यादा है तो उसे कंट्रोल करने के लिए हम इस मॉडल का यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल स्टिक हाइट, स्टिक हाइट में आपको बताएं कि जो चिमनी होता है, चिमनी का हाइट को हम बेसिकली स्टिक हाइट बोलते हैं। तो उसको कितना हाइट रखें कि एक अच्छा डिस्पर्सन हो, तो उसको भी कैलकुलेट करने के लिए आपको गैसियस प्लूम मॉडल को ही यूज़ करना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA एक प्रोसेस होता है, गवर्नमेंट के थ्रू कराया जाता है। किसी भी कंपनी को आप जब इस्टेब्लिश करने जाएगा तो आपको गवर्नमेंट से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कराना पड़ता है। ये कंपनी इसमें आकर के कंपनी के बारे में प्रेडिक्शन करेगी, फॉरकास्ट करेगी विद द हेल्प ऑफ गैसियस प्लूम मॉडल। आने वाले वक्त में ये कंपनी कितना पॉल्यूशन जनरेट करेगी और उससे लोकल एरिया में किस लेवल की पॉल्यूशन होगा, कितना कंसनट्रेशन होगा, ये सब कुछ EIA में होता है। और ये किसके हेल्प से होगा, गैसियस प्लूम मॉडल से। तो नेक्स्ट आपका रेगुलेटरी कंप्लेंट्स विथ नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड NAAQS जो है, उसका कंप्लेंट्स को रेगुलेट करने के लिए भी इसकी हेल्प पड़ती है हमें गैसियस प्लूम मॉडल की। एजम्पशन, गैसियस प्लूम मॉडल जब हम इसको परफॉर्म करेंगे तो उसमें कुछ एजम्पशन हमें लेना पड़ता है। तो कौन कौन से एजम्पशन है, तो पॉल्यूटेंट्स आर इमिटेड एट द कांस्टेंट रेट, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जो कोई सोर्स है तो ऐसा नहीं होगा कि एक ही कांस्टेंट रेट से हमेशा 24 घंटा एक ही रेट से रिलीज होता रहे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम ऐसा मान के चलते, एजम्पशन है ये, ठीक है। कांस्टेंट रेट फ्रॉम द पॉइंट सोर्स, ठीक है, स्टडी रेट, जिसे स्टडी रेट भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड आपका द प्लूम डिस्पर्सन इज गैसियस, जो प्लूम डिस्पर्स करेगा वो गैसियस नॉर्मल रेट से बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए,
हम ऐसा मान के चलते, होगा ऐसा। थर्ड आपका विंड स्पीड इज कांस्टेंट इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में जो विंड की स्पीड होगी वो क्या होगा, कांस्टेंट होना चाहिए। ये इसकी एजम्पशन है। नेक्स्ट एजम्पशन है टेरेन इज फ्लैट एंड होमोजीनियस। नेक्स्ट आपका नो केमिकल रिएक्शन और डिपोजिशन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस तो उसके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ऐसा मान के चलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। डिपोजिशन और कोई डिपोजिशन भी नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। पॉल्यूटेंट्स कंसंट्रेशन इज निग्लिजिबल एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। एटमॉस्फेरिक कंडीशन स्टेबल होना चाहिए। रिमेन कॉन्स्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग डिस्पर्सन, और डिस्पर्सन के टाइम में ये कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो ये कुछ 7 मेजर एजम्पशन है जो कि हम गैसेस प्लूम मॉडल परफॉर्म करने वक्त ध्यान में रखते हैं एजम्पशंस को। अब हम बात करते हैं कि गैसेस प्लूम इक्वेशन होता क्या है। तो इसका एक इक्वेशन है, मैं आपको इक्वेशन बता देता हूँ ताकि आप एग्जाम में अगर आता है तो इक्वेशन को लिख सकें। मोस्टली 2 नंबर क्वेश्चन में ये चीज़ें आते रहती है। तो बेसिकली आसान सी भाषा में एक काइंड ऑफ फार्मूला है। तो CXYZ, ठीक है, ये तीनों डायरेक्शन में है। तो इसका फार्मूला होता है द कंसंट्रेशन CXYZ एट द पॉइंट ऑफ XYZ गिवन। किसी पॉइंट पे कंसंट्रेशन लेवल निकालने के लिए ये फार्मूला है, ठीक है, C फॉर कंसंट्रेशन। तो इसके फार्मूला Q/2 सिग्मा वाई सिग्मा जेड यू EXP ब्रैकेट निगेटिव y²/2 सिग्मा स्क्वायर वाई ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट EXP स्मॉल ब्रैकेट निगेटिव z माइनस h का होल स्क्वायर/2 सिग्मा स्क्वायर z ब्रैकेट क्लोज प्लस EXP ब्रैकेट माइनस यानी कि निगेटिव प्लस z प्लस h²/2 सिग्मा स्क्वायर z स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड बिग ब्रैकेट क्लोज। ये आपका फॉर्मूला है, बड़ा सा फार्मूला है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है। इसमें टर्म्स को हम जान लेते हैं कि कौन वर्ड किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। CXYZ की बात करें तो ये जो है आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट एट XYZ। इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम पर मीटर क्यूब। इसी को हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली। अब इसमें जानते हैं कि Q क्या है। तो Q आपका इमिशन रेट ऑफ पॉल्यूटेंट, ये आपका ग्राम पर सेकेंड में होगा, इमिशन रेट ऑफ पॉल्यूटेंट, ठीक है। अब 2 पाई है तो कांस्टेंट है आपका। अब U देखिए, U क्या है, U है मीन विंड स्पीड, ये मीटर पर सेकेंड में होगा, मीन विंड स्पीड, ठीक है। अब बात करते हैं हम H, ये जो H है, H क्या है, ठीक है। तो H आपका इफेक्टिव स्टिक हाइट, यानी कि जो आपका जो स्टिक है, स्टिक का इफेक्टिव हाइट यानी कि ये जो प्लूम निकलेगा ना, इसका सेंटर से जो लाइन जाएगा, इस हाइट को हम बोलते हैं इफेक्टिव हाइट, जिसे हम मीटर में लेंगे। इफेक्टिव हाइट, फिजिकल हाइट यानी कि इस प्लूम का फिजिकल हाइट और प्लूम कितना राइज कर रहा है, दोनों को जोड़ के हमें इफेक्टिव हाइट मिलता है, और इसे हम मीटर में लेंगे यहाँ पे। सिग्मा वाई क्या है आपका, सिग्मा वाई, तो सिग्मा वाई आपका हॉरिजॉन्टल डिस्पर्सन कोफिशिएंट जो कि वाई डायरेक्शन में होगा। वहीं अगर सिग्मा एक्स की बात करें तो सिग्मा जेड की बात करें तो ये वर्टिकल डिस्पर्सन कोफिशिएंट है जो कि जेड डायरेक्शन में होगा। एक्स की बात करें, एक्स क्या है आपका, तो एक्स आपका डाउनविंड डिस्टेंस मीटर में, वाई आपका क्रॉसविंड डिस्टेंस मीटर में। वहीं आपका जेड है एक्स वाई एंड जेड है आपका वर्टिकल डिस्टेंस एबव ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड से एबव वर्टिकल डिस्टेंस मीटर में। तो ये सारा डाटा निकालने के बाद जब आप इस फॉर्मूले में डालेंगे तो आपका कंसंट्रेशन लेवल एट एनी पॉइंट मिल जाएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करके। ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन जो एक टर्म आया था वो क्या होता होगा मैं आपको बता देता हूँ। एट ग्राउंड लेवल जेड इज इक्वल टू 0, तो ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में जेड के जगह पे फ्रॉम हेयर जेड के जगह पे 0 रख देंगे, ठीक है, जेड के जगह पे 0 रख देंगे, यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डायरेक्टली अंडर द प्लूम और वाई इज इक्वल टू 0, एक्स और वाई इज इक्वल टू जब 0 रख देंगे, जेड एंड वाई इज इक्वल टू जब आप 0 रख देंगे तो फार्मूला हो जाएगा CX00 इज इक्वल टू Q/पाई सिग्मा वाई सिग्मा जेड यू EXP ब्रैकेट निगेटिव h²/2 सिग्मा स्क्वायर जेड। ये आपका फार्मूला हो जाएगा ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन का। सो दैट GL से डिक्रीज विद इंक्रीज स्टिक हाइट, जैसी स्टिक हाइट बढ़ेगा तो वैसे आपका ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग टर्बुलेंस हाइट सिग्मा वाई सिग्मा जेड लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, तो ये आपका ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन है। अब हम बात करते हैं प्लूम बिहेवियर विद स्टेबिलिटी, ठीक है। अगर अनस्टेबल कंडीशन होगा तो क्लास ए, और अगर बी है तो प्लूम स्प्रेड वाइडली, ठीक है। अगर अनस्टेबल कंडीशन में मैं आपको पहले ही बताऊं कि प्लूम बहुत अच्छा डिस्पर्सन करता है एंड कंसंट्रेशन लेवल कम रहेगा।
वहीं अगर न्यूट्रल रहेगा तो इसे हम क्लास डी में रखते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें मॉडरेट स्प्रेडेशन, मॉडरेट फैलाव होता है और कंसंट्रेशन लेवल भी इसकी मॉडरेट होगी। वहीं स्टेबल में तो बेकार कंडीशन है, जिसे हम क्लास ई और एफ में रखते हैं, जो पुअर डिस्पर्सन होता है और कंसंट्रेशन इसकी हाई होती है। लिमिटेशन की बात करें तो एजम्पशन स्टडी स्टेट विंड, यानी कि ये जो इसकी एजम्पशन है प्लूम गैसेस प्लूम मॉडल की, तो इसकी जो जो एजम्पशन है ना, यही इसकी एक काइंड ऑफ लिमिटेशन बन जाएगी। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट विंड यानी कि हम ऐसा मानते हैं कि जो सोर्स से रिलीज हो रहा है वो कांस्टेंट रेट पे हो रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, तो इसकी एक लिमिटेशन है। नॉट वैलिड फॉर वेरिएबल विंड कंडीशन, वेरिएबल विंड कंडीशन के लिए वैलिड नहीं होता है। एज्यूम फ्लैट टेरेन, फ्लैट टेरेन भी पॉसिबल नहीं होता। इंक्रीज इन हिली एंड कॉम्प्लेक्स टेरेन। ठीक है, निगलेक्टेड केमिकल रिएक्शन जैसे SO2 से जो H2SO4 एसिडेन जो बनता है, स्मोक फॉर्मेशन होता है, तो उसको भी हम निगलेक्ट करते हैं, तो ये भी काइंड ऑफ लिमिटेशन है। डज नॉट अकाउंट फॉर बिल्डिंग डाउनवॉश इफेक्ट। ठीक है, लिमिटेड एक्यूमुलेशन फॉर शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन, बेटर फॉर हावर्ली एंड एवरेज। बेटर ये हावर्ली और एवरेज टाइम के लिए होता है, ये शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन के लिए लिमिटेड है इसका, तो इसकी कुछ लिमिटेशन है। एप्लीकेशन की बात करें गैसेस प्लूम मॉडल की, तो पहले भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टिक डिजाइन करने के लिए, जो इंडस्ट्रियल स्टिक है उसको डिजाइन करने के लिए इसका यूज होता है, जैसे डिटरमाइनिंग द रिक्वायर्ड स्टिक हाइट, कितना हाइट रखना है, कितना ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन रखना है सेफ लिमिट के लिए, तो उसके लिए हम गैसेस प्लूम मॉडल का यूज़ करते हैं। एयर क्वालिटी प्रेडिक्शन के लिए करते हैं। रेगुलेटरी कंप्लेंट्स जो आपका जो है गवर्नमेंट के, उसको मीट करने के लिए करते हैं। अर्बन प्लानिंग, शहरीकरण के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, एंड इमरजेंसी प्लानिंग के लिए भी इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टिक, ठीक है, स्टिक जो चिमनी है वो, उस पर मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। तो इंडस्ट्रियल एंड पावर प्लांट यूज स्टिक। जो इंडस्ट्री होता है, ये देखिए इंडस्ट्री जो पावर प्लांट है, इसको स्टिक बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टिक, चिमनी। ठीक है, चिमनी को स्टिक बोलते हैं। तो रिलीज किस लिए, जो एयर पॉल्यूटेंट जनरेट होते हैं, जैसे SO2 हो गया, NOx हो गया, पर्टिकुलेट मैटर, उसको रिलीज करने के लिए एटमॉस्फेयर में हम चिमनी का यूज़ करते हैं। इसको डिजाइन करने के लिए हमें गैसेस प्लूम मॉडल चाहिए। तो स्टिक हाइट प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिस्पर्सन बिकॉज डिटरमाइन हाउ पॉल्यूटेंट्स विल ट्रैवल बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। ठीक है, हाई स्टिक बेटर अगर स्टिक हाइट अच्छा ज़्यादा होगा तो वहाँ पे बेटर डाइल्यूशन होगा, अच्छा डिस्पर्सन होगा, और लो ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, वैसे मैं ये सब चीज़ आपको इजीली समझ में आ गई, क्योंकि इस पर हम लोग बहुत लंबा डिस्कस कर चुके हैं। टाइप ऑफ स्टिक हाइट की बात करें तो इसमें देखिए थोड़ा टेक्निकल टर्म है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। फिजिकल हाइट होता है, प्लूम राइज होता है, एंड इफेक्टिव हाइट होता है। जब आप गैसेस प्लूम मॉडल सॉल्व करेंगे तो इफेक्टिव हाइट वहाँ पे लेते हैं। तो फिजिकल हाइट किसे बोलते हैं, तो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन हाइट, यानी कि जो आपका ये चिमनी है, चिमनी का कंस्ट्रक्शन, यहाँ तक कंस्ट्रक्शन है, तो एक्चुअल जो इसका फिजिकल हाइट है ना, उसको बोलते हैं फिजिकल हाइट। इसे स्मॉल h से डिनोट करते हैं। वहीं अगर प्लूम राइज, यानी कि यहाँ से प्लूम रिलीज हुआ, तो प्लूम रिलीज होकर के यहाँ तक राइज किया, ठीक है, ये इसका राइजिंग पॉइंट, तो इसका जो सेंटर होगा ना, तो फिजिकल हाइट एंड प्लूम राइज का सेंटर, ये इसके डिस्टेंस को बोलते हैं डेल्टा एच, और उसको बोलते हैं हम प्लूम राइज। एडिशनल राइज ऑफ इमिटेड गैस ड्यू टू मोनोमेंट्स एंड बुओयनेंसी। ठीक है, अब इफेक्टिव हाइट की बात कर ले, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमें इफेक्टिव हाइट मिल जाएगा, जिसे हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। कैपिटल एच इज इक्वल टू स्मॉल एच प्लस डेल्टा एच। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव हाइट। तो दिस इज हाइट कंसिडर्ड इन डिस्पर्सन मॉडल। डिस्पर्सन मॉडल जो गैसेस प्लूम मॉडल हमने पढ़ा, तो उसमें इसी हाइट को यूज करते हैं, लाइक गैसेस प्लूम मॉडल में। ठीक है, फैक्टर जो आपका स्टिक हाइट को इफेक्ट करता है वो आपका इमिशन रेट, यानी कि Q, किस रेट से सोर्स से इमिट कर रहा है एयर पॉल्यूटेंट्स। तो हाई पॉल्यूशन इमिशन हाइयर रिक्वायर्ड स्टिक। अगर हाई पॉल्यूशन कंसंट्रेशन है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा आपकी फैक्ट्री से रिलीज हो रही है, तो उसकी स्टिक को हाइट को बढ़ा के रखना पड़ेगा। विंड स्पीड यानी कि U, अगर तेज़ हवा चल रही है तो बेटर डिस्पर्सन होगा। वहीं अगर लो स्टिक हाइट है, तो अगर तेज़ हवा चल रही है तो डिस्पर्सन अच्छा होगा, कम हाइट होने में भी डिस्पर्सन अच्छा होगा, और अगर लो हो रही तो इसी का जस्ट अपोजिट। एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, स्टेबल कंडीशन होगा तो आपका पुअर डिस्पर्सन होगा, हाइयर स्टिक रिक्वायर्ड पड़ेगा हमें। वहीं अगर अनस्टेबल कंडीशन रहेगा तो अच्छा डिस्पर्सन होगा, लोअर हाइट पे भी चल जाएगा। अनस्टेबल कंडीशन में गुड डिस्पर्सन, शॉर्टर हाइट। प्लूम राइज फैक्टर, गैस एंड वेलोसिटी। गैस टेम्परेचर डिफरेंस भी एक फैक्टर है। हॉटर गैस राइज, गर्म हवा तेज़ी से ऊपर उठता है। रेगुलरिटी स्टैंडर्ड जैसे CP/CB हो गया, MOEF हो गया,
सब मिनिमम हाइट स्टिक का हाइट क्लियर कर रखा है, डिफाइन कर रखा है, इससे कम नहीं रख सकते हैं, तो हमें इसको भी फुलफिल करना होगा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ स्टिक हाइट ऑन डिस्पर्सन, डिस्पर्सन पे स्टिक हाइट का क्या इफेक्ट पड़ेगा। लो अगर स्टिक हाइट रहेगा, शॉर्ट रहेगा, तो आपका पॉल्यूटेंट्स रिमेन नियर द ग्राउंड और इसकी वजह से आपका ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। डेंजरस माना जाता है इसे नियर बाई पॉल्यूशन के लिए। अगर वही लंबा हाइट रहेगा तो पॉल्यूटेंट डिस्पर्स ओवर लार्ज एरिया, लंबे एरिया में जाकर के फैलेगा और ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन कम जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन लेवल भी वहाँ पे कम जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यूनिट 2 भी फिनिश होता है। सारे टॉपिक्स को हमने डिटेल में जा करके अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर करते हुए कंप्लीट किया है। तो इस तरह से यूनिट 1 और यूनिट 2 फिनिश होता है। बहुत जल्द आगे के यूनिट्स भी आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा एक मैं आपको बता दूं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे, यूनिक सीरीज़ के प्लेटफॉर्म पे सारे कोर्सेज बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल है, सारे ब्रांच से रिलेटेड। तो आप इस कूपन कोड को यूज़ करके वहाँ पे एक अच्छा सा डिस्काउंट पा सकते हैं। इस पे सॉफ्ट एप्लीकेशन को यूज़ करके, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।